हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में कि कितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर की स्टडी करें। तो इन चीजों को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज जो जाननी होगी वो ये कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं और यूनिट शेल क्या होती है, यूनिट शेल किसे कहते हैं। क्योंकि किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए अगर हम उसके एक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को जान लें तो पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। तो इसलिए किसी भी सॉलिड की जो रिपीटिंग यूनिट है, जिसके बार बार रिपीट होने से उस सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या चीज होता है, क्रिस्टल लैटिस किसे कहेंगे या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं या फिर ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का किसी भी क्रिस्टल के अंदर 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो कहाँ होता है, कहाँ ये एटम्स लगे होते हैं या ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर किन जगहों पर लगे होते हैं। तो जिन जगहों पर लगे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यानी जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है इनके प्रॉपर अरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे, इनके प्रॉपर अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये लगे होते हैं वो लैटिस पॉइंट कहलाता है। जैसे मान लें कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है हमारे पास। अब अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल को देखें तो इसमें कितने साइड्स बन रहे हैं, तो कई सारे साइड्स हैं। सबसे पहला तो इसके कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स है जहां पे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स। इसके बाद भी क्या इसके अंदर कोई साइड बचता है? यस, ऑफ कोर्स बचता है। अगर हम लोग देखें तो एक इसकी बॉडी बचती है, उस बॉडी के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हो सकते हैं। एक सिंपल क्यूबिक में 6 फेसेस होते हैं, तो इन फेस पर भी ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं। फिर अगर देखें तो अपोजिट फेसेस होते हैं जो आमने सामने के होते हैं, तो इन पर भी पाए जा सकते हैं। इन पे भी जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो लगे हुए हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक क्रिस्टल लैटिस है। लेकिन जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स लगे हुए हैं ये लैटिस पॉइंट है, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट। और इस कंप्लीट को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। हालांकि इस यूनिट सेल को इनके डिफरेंट पोर्शन पर लगे हुए कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के आधार पर हम लोग कई भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग बात भी करेंगे। मेनली हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में क्या, एक तो जो है सिंपल यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में कई होते हैं। पहला तो हो जाता है आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा हो जाता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा हो जाता है ईसीसी, जिसको इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो ये चीजें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्रिस्टल लैटिस की या स्पेस लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है? तो देखो, हम लोग जानते हैं, इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एक डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का। अब इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होंगे वो 3D स्पेस में डेफिनेट अरेंजमेंट शो करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। हम लोगों ने बात किया भी था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, इसीलिए इनको हम लोग लॉन्ग ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं।
दूसरी चीज जानने की ये है कि जो पोजीशंस होती है इन पार्टिकल्स की किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, वो एक दूसरे यूनिट सेल के द्वारा रिलेटेड होती है, रिलेटिव होती है। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो ये तो एक यूनिट सेल है, अब जब सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तो इसी के ऊपर एक और यूनिट सेल आकर के इस तरह से अरेंज हो जाएगी, इस तरह से एक और यूनिट सेल आकर के अरेंज हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, ये अपने नाइबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं, इनके अंदर इनकी भी शेयरिंग होगी। अब इसके भी लगे होंगे तो इसके ऊपर जब कोई यूनिट सेल आके सेटअप होगी तो ये पार्टिकल्स जो होंगे उसके साथ भी रिलेटिव पोजीशंस में अटैच रहेंगे, उनके साथ भी ये शेयर करेंगे। अब चूंकि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है 3D स्पेस में होता है, तो अगर 3D स्पेस में हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो इसके साइड में जो आकर के लगेगा, ये यहाँ पे आकर के एक और अगर यूनिट सेल यहाँ पे जुड़ती है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी ये जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होंगे ये इसके साथ शेयर अप होंगे, ये यहाँ से शेयर करेगा, ये यहाँ से शेयर करेगा, और अगला जो पॉइंट्स होगा वो यहाँ पे लगा होगा, ये इस तरह से। तो दूसरी बात ये है कि जो पॉइंट्स लगे होते हैं ये पॉइंट्स अपने नाइबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयर अप होते हैं। तो हम लोगों को ये भी कैलकुलेट करना होता है कि इस शेयरिंग के बाद एक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कितने हैं। अगर एटम्स हैं तो एक सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स उपस्थित हैं, तो शेयरिंग के पोर्शन को उसमें हम लोग निकाल देते हैं। जैसे अगर हम लोग एक सिंपल क्यूबिक की बात करें, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, हालांकि अभी इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 8 कॉर्नर्स है, अगर 8 कॉर्नर्स पे ये लगे हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, तो 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे जो लगा हुआ है तो 8 कॉर्नर्स, और एक पार्टिकल जो होगा वो केवल 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। एक पार्टिकल जो होगा वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा जो कॉर्नर पे लगा हुआ है। तो 8 into 1/8 दैट इज इक्वल टू कितना, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम है तो 1 एटम होगा। एक सिंपल यूनिट सेल जो होती है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है, उसमें केवल एक एटम पाया जाता है, केवल एक एटम। रहेंगे तो 8 रहेंगे 8 कॉर्नर पे, लेकिन पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के लिए वो 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक पॉइंट पे 1/8 कंट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए 1। तो इस तरह से डिफरेंट यूनिट सेल में भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो क्रिस्टल लैटिस है क्या चीज, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, तो देखो जो अरेंजमेंट होता है किसका, infinite set of constituting particles that is known as space lattice। इसी को हम क्या कहेंगे, space lattice। तो the arrangement of infinite set of constituting particles in 3D space is called space lattice। इसी को क्या कहेंगे, space lattice कहते हैं। Arrangement of infinite set of constituting particles in 3D space is called space lattice। अब क्रिस्टल लैटिस देखो, एक क्रिस्टल लैटिस is a regular arrangement of the constituent particles of a crystalline solid is in 3D space
is called crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो क्रिस्टल लैटिस इज a regular arrangement of constituent particles of a crystalline solid in 3D space that is known as crystal lattice। इसी को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। 3D स्पेस के अंदर जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स का किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये लगे होते हैं उसको हम लोग क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं। उसी को हम लोग स्पेस पॉइंट या लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स लगे होते हैं। तो इसमें एक यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो वो क्रिस्टल लैटिस शो करता है, लेकिन जो उसके कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं उन पार्टिकल्स की बात करें तो उनको लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स लगे होंगे वो लैटिस पॉइंट है, और कंप्लीट अरेंजमेंट जो होता है वो क्या है? वो क्रिस्टल लैटिस है। तो ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के सॉलिड्स का जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो भिन्न-भिन्न होता है, उसको हम लोग सिमेट्रिकली देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को यूनिट सेल देखना है और फिर एक यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं इनकी बात करेंगे, और इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर एक यूनिट के सभी पैरामीटर्स के आधार पर जो 6 पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर टोटल क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल लैटिसेस होती हैं, तो उनकी बात करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं यूनिट सेल की। आइए देखते हैं यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करें एक यूनिट सेल को। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया था यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो इकाई होती है, वो चीज होती है जिसको 3D स्पेस में बार-बार रिपीट करने से कंप्लीट सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं, और लॉन्ग ऑर्डर सॉलिड्स होने के कारण इनकी यूनिट सेल के डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर हम लोग एक माचिस की डिब्बी को देखें तो वो एक यूनिट सेल की तरह से है। अब अगर माचिस की डिब्बियों को, बहुत सारी डिब्बियों को लेकर के हम 3D स्पेस में उसको अरेंज करते जाएं, उसके साइड में, उसके ऊपर, उसके हाइट में सारी चीजें अरेंज करते जाएं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का डायमेंशन बने, तो उससे जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होगा, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस होगा। अभी उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्रिस्टल लैटिस है, या जो माचिस की ढेरी हमने लगाई है, जो माचिस को जोड़-जोड़ करके बनाया है, उसकी एक यूनिट सेल जो होगी वो एक माचिस होगी, और जितनी भी माचिसें हैं, जो डिब्बियां हैं, वो सारी की सारी सेम डायमेंशंस की हैं। तो अगर एक यूनिट सेल के डायमेंशंस हमें पता चल जाए, एक यूनिट सेल के अगर कैरेक्टर्स पता चल जाए, तो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टर्स, उसके डायमेंशंस, उसकी ज्योमेट्री को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी सॉलिड की यूनिट सेल को हम लोग जानें, क्योंकि यूनिट सेल के द्वारा हम लोग उस सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर सकते हैं। तो बात करें यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या चीज है? यूनिट सेल कैसे हम लोग इसको डिफाइन करें, यूनिट सेल को डिफाइन कैसे करें? तो देखो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट repeating unit in space lattice which when repeated again and again over produced a complete crystal lattice is called unit cell।
इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है स्पेस लैटिस के अंदर, जिसको बार बार रिपीट करने से एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इस तरह से, ये इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसी को हमने एक बार और रिपीट किया, ऐसे हमने इसको एक बार और रिपीट कर दिया यहाँ पे। अभी इसी को हम लोग एक बार और रिपीट कर सकते हैं। ये 3 इधर से हो गए। अभी इसी को हम लोग ऊपर से भी रिपीट करते हैं। इस तरह से। फिर इसको हम लोग एक बार और ऊपर की तरफ रिपीट करें। इस तरह से। फिर इसके साइड में भी हम लोग रिपीट कर देते हैं। इस तरह से। तो इस तरह से इसको बार बार रिपीट करने से एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन क्रिस्टल लैटिस का जो फॉर्मेशन होता है, ये क्रिस्टल लैटिस तो बना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही एक यूनिट सेल इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बार बार रिपीट करने से इस क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है और यूनिट सेल के बार बार रिपीट करने से एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। यानी यूनिट सेल रिप्रेजेंट द शेप ऑफ एंटायर क्रिस्टल लैटिस। तो एन यूनिट सेल represent the shape of entire crystal lattice। एक यूनिट सेल जो होती है वो पूरे एंटायर क्रिस्टल लैटिस का शेप हमें बता देती है। तो यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको बार बार रिपीट करने से कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो जो उसकी एक यूनिट होगी जिसको बार बार रिपीट करेंगे और क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। तो आइए देखते हैं जरा यूनिट सेल के बारे में और थोड़ा सा डिटेल कि कितने पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के। इसके लिए हम लोग एक यूनिट सेल बनाते हैं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। देखिए, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक सिंपल यूनिट सेल बना लेते हैं इस तरह से और देखते हैं इसमें कितने पैरामीटर्स हैं। ये एक सिंपल यूनिट सेल है जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 फेसेस होंगे और इस यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होंगे। देखो ध्यान से, ये और ये 3 साइड्स हो गई। 3 साइड्स हो गई। कौन कौन सी? पहली हो गई ए, दूसरी हो गई बी और तीसरी साइड हो गई क्या? सी। ये हो गया। अभी इसमें 3 एंगल्स बनेंगे, एक एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा और तीसरा एंगल गामा। ये 3 एंगल। तो 3 एज लेंथ और 3 एंगल्स, टोटल कितने हो गए? 6। तो देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ एन यूनिट सेल। कितने पैरामीटर्स हैं? there are 6 parameters of an unit cell। किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं।
सिक्स पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से होंगे, तो पहला चीज इसके डायमेंशंस अलोंग द थ्री एजेस, इट्स डायमेंशंस along the three ages, तीनों एजेस के जो इसके डायमेंशन होंगे कौन कौन से हैं? एज, ए, बी एंड सी। ये वाला डायमेंशन, बी ये वाला और सी ये वाला। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसके डायमेंशंस अलोंग द थ्री एजेस, तीनों एजेस पे इसके डायमेंशंस जो होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब ध्यान रखना कि ये ए बी सी एजेस जो हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज एजेस may or may not be mutually perpendicular, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। आइए दूसरा पॉइंट क्या चीज है? दूसरा पॉइंट एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा between the pair of ages, between the pair of ages। अब जो अल्फा, बीटा और गामा जो ये तीनों एंगल्स हैं जो एजेस के बीच में है, कहां कहां है देख लो, तो देख लेते हैं। बी और सी के बीच में कौन है? अल्फा। सी और ए के बीच में कौन है? बीटा। ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है? गामा। तो ये तीन एंगल्स हैं जो इनके एजेस के बीच में आ रहे हैं। सोचने की बात ये है कि ये तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा ये 90 डिग्री के हो भी सकते हैं या 90 डिग्री से अलग भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि दो एंगल 90 डिग्री का हो और तीसरा 90 डिग्री का ना हो। ये भी हो सकता है कि तीन के तीनों 90 डिग्री के हों। ये साइड्स जैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हो भी सकते हैं या तीनों 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते हैं। दो एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं, तीसरा 90 से ज्यादा या कम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीन के तीनों 90 डिग्री ना हो, तीन के तीनों 90 डिग्री ना हो, ये भी संभव है। ये भी हो सकता है कि दो एंगल जो है वो डिफर हो और एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं। अब हम लोग जरा इस यूनिट सेल की कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो हैं जो कैलकुलेशंस डिपेंड करेंगी वो इसी एक यूनिट सेल पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि यूनिट सेल भी जो है वही रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की। तो जो कैरेक्टर्स यूनिट सेल के आएंगे वही कैरेक्टर्स जो है वो क्रिस्टल लैटिस के आएंगे, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक सिमेट्रिकल ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इसलिए इनमें कभी भी यूनिट सेल से डिफर क्वालिटीज नहीं आ सकती हैं। तो देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ ए यूनिट सेल। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं यूनिट सेल के? कैरेक्टर्स ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, किन किन चीजों को हम लोग यूनिट सेल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि ईच पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो उसमें लगा हुआ है, उसी को हम लोग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, in a crystal lattice is called lattice point, lattice point।
प्रत्येक जो पॉइंट होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स कहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ईच पॉइंट रिप्रेजेंट one constituents of the one constituent particle। प्रत्येक जो पॉइंट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बताता है। द 3D अरेंजमेंट का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। The 3D arrangement of lattice point represent a crystal lattice lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। पहला क्या कि प्रत्येक पॉइंट जो क्रिस्टल लैटिस का होता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। दूसरा, लैटिस पॉइंट जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करता है। तीसरा, कि अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें लैटिस पॉइंट्स का तो वो एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बताता है। और लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जुड़े होते हैं। और स्ट्रेट लाइन से जुड़ने का जो मेन कारण होता है वो उसका ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है, ताकि उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री हो और उस लैटिस की एक फिक्स ज्योमेट्री हो जाती है। तो अभी हम लोगों को माइंड क्या करना है, हम लोगों को माइंड करना है जो 3 एज लेंथ थी ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, ये जो 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल के, इन्हीं चीजों को याद में रखते हुए अब हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं के आधार पे आपको क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। जो ये 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, इन्हीं के आधार पे क्रिस्टल लैटिस मिलेगी। देखते हैं कैसे। पहले तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस होते हैं। तो देखो, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बेसिकली 2 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा जो होता है वो सेंटर्ड यूनिट सेल। तो समझ लें यहीं पे कि जो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल होते हैं ये क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल केवल वही होंगे जिसके अंदर जो पॉइंट्स लगे हैं वो केवल कॉर्नर्स पर लगे होंगे। अगर कोई ऐसी यूनिट सेल है, जैसे मान लो कि एक यूनिट सेल ये अभी है, हम लोगों ने देखी थी थोड़ी देर पहले, ये अगर इस यूनिट सेल की बात करें तो केवल कॉर्नर्स पर अगर पॉइंट्स लगे होते हैं तो ये एक सिंपल यूनिट सेल है, या जिसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ये एक सिंपल यूनिट सेल है। कब? जबकि जो पॉइंट्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। जो अगर कॉर्नर्स पर ही उपस्थित हो तब
तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग इसको कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। तो आइए देखते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो which have points at the corners only, जिसमें पॉइंट्स जो होंगे वो केवल कहां होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। लेकिन सेंटर्ड जो है, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल होगी कि which have points at the corners as well as at some other positions। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कॉर्नर्स पर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहीं और भी पोजीशंस पर है। तो कहां-कहां हो सकते हैं, इसके आधार पर सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पहला फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या जिसको हम लोग एफसीसी कहते हैं, एफसीसी अरेंजमेंट, जिसमें पॉइंट्स कहां होंगे, पॉइंट्स आर प्रेजेंट at the corners as well as at the center of each faces। मतलब इसमें कॉर्नर्स के ऊपर तो पॉइंट्स पाए ही जाएंगे, लेकिन प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी, उस प्रत्येक फेस के सेंटर में भी ये पॉइंट्स उपस्थित होंगे। तो एक सिंपल क्यूबिक में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, यानी इन सभी 6 फेसेस पर भी इनके पॉइंट्स जो होंगे वो लगे हुए होंगे। तो इस तरह से बनेगा जो यूनिट सेल बनेगा। कैसे, इस तरह से देख लें, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये इस तरह से, और इसके कॉर्नर्स पर ये पॉइंट्स पाए जाएंगे इस तरह से। ये हो गए कॉर्नर्स पे, अभी आप देख रहे हो कॉर्नर्स पे पाए गए 8। अभी इसमें 6 फेसेस हैं, तो सभी फेस के सेंटर में देखो, यहाँ सब फेसेस पर इसके पाए जाएंगे यहाँ। तो 6 फेसेस पर 6 होंगे ये। इस तरह से अगर अरेंजमेंट मिलता है तो इसको हम लोग फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। ये सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये सेंटर्ड यूनिट सेल के अंतर्गत आता है। तो एक हो गया फेस सेंटर्ड। अब दूसरे की हम लोग बात करें, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। दूसरा क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, पॉइंट्स आर present at the corners as well as at the center of body, जो पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, इसके साथ साथ उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी पाए जाते हैं। इस तरह से ऐसे अगर ये यूनिट सेल है तो इसके कॉर्नर्स पर तो ये पॉइंट्स रहेंगे ही, ये कॉर्नर्स पर पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन इसके बॉडी के सेंटर में भी एक रहेगा, ये बॉडी के सेंटर में एक रहेगा।
याद रखना ये बॉडी के सेंटर में एक है। अगर बॉडी के सेंटर में है यानी ये बीसीसी है, ये एफसीसी है, ध्यान देना इस बात को। अगर बॉडी के सेंटर में है तो उस यूनिट सेल में वो 100% कंट्रीब्यूट करता है, इसकी शेयरिंग नाइबर्स यूनिट सेल नहीं करती है, याद रखना। लेकिन अगर फेस पर है तो 1/2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि एक फेस से दूसरा फेस दूसरी यूनिट सेल के फेस आके सटता है, तो वहां पे जो एक सेल होगी वो जो पॉइंट होगा वो 50% इस यूनिट सेल के लिए और 50% उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो फेस सेंटर्ड में जो फेस पर पाए जाने वाले पॉइंट्स होते हैं वो केवल 1/2 कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो पाया जाता है बॉडी सेंटर्ड में वो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूट करता है, वो कंप्लीटली 1 कंट्रीब्यूट करता है। कितनी चीजें क्लियर हो गई? अब हम लोग देखते हैं इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड क्या है? इंड सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मान लो कि एक यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो पॉइंट्स लगे ही लगे हैं, कॉर्नर्स पे पॉइंट लगे हुए हैं, ये कॉर्नर्स हो गए 4 ऊपर और 4 नीचे, ये कॉर्नर्स हो गए। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है किसी दो अपोजिटली फेसेस पर भी, दो अपोजिटली फेसेस पर, एक मान लो फेस ये है यहां इसके सेंटर में हो, एक इसके सेंटर में, दो अपोजिटली फेस, या फिर इन दोनों के साइड में हो, या फिर इन दोनों के साइड में हो, किसी के भी दो अपोजिटली फेस पे हो। ऐसा नहीं होगा कि एक यहां है दूसरा यहां हो, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो आमने सामने वाले फेसेस पर होगा, आमने सामने वाले फेसेस पर हो। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंड सेंटर्ड कहते हैं। Points are present at the corners, as well as at the center of two opposite faces, फेसेस। यानी इसमें पॉइंट्स जो प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ दो अपोजिट फेसेस पर भी होंगे, और दोनों अपोजिट फेसेस पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये यूनिट सेल हो गई दो प्रकार की, बेसिकली एक प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड। सेंटर्ड के अंतर्गत आपने 3 तरह की यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा। 3 तरह की यूनिट सेल्स कौन कौन सी थी? पहला जो था वो एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा जो था वो बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा जो था वो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल था। तो इन सभी के आधार पर और एक यूनिट सेल के जो 6 पैरामीटर्स हैं इनके आधार पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कितने प्रकार के होंगे क्रिस्टल सिस्टम? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट dimensions of A, B and C, and different angles of alpha, beta and gamma, there are 7 types of crystal system.
के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम होने का मतलब क्या है? इनका एक ज्योमेट्रिकल ऑर्डर जो होगा, ये किस ज्योमेट्री में होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एज लेंथ। किसके द्वारा? एज लेंथ एंड द एंगल्स बिटवीन टू एजेस। क्या एंगल बन रहे हैं और क्या एज लेंथ है, इसके आधार पर 7 टाइप्स की ज्योमेट्री जो है वो ये अचीव करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? देखो इसको हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं, टेबल के रूप में जान लेते हैं। एक टेबल के रूप में हम लोग इसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखो कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इस तरह से सिस्टम हम लोग लिख लिए। इस सिस्टम के साथ साथ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पॉसिबल वेरिएशंस। पॉसिबल वेरिएशंस, कौन कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं इसके एज लेंथ में और एंगल्स में। फिर देख लेते हैं एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस यानी एबीसी की डिस्टेंस कौन सी हो सकती है। फिर देख लेते हैं एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल यहां लिख लेते हैं। अब एक्सियल एंगल लिख लेने के बाद यहां लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉलिड जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं जिनके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबिक। सबसे पहला हम लोग देख लें क्यूबिक। अब देखो एक क्यूबिक के अंदर कितने प्रकार की यूनिट सेल्स पाई जा सकती हैं। तो क्यूबिक के अंदर 3 प्रकार की यूनिट सेल्स पाई जा सकती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की यूनिट सेल्स हो सकती हैं? एक तो प्रिमिटिव हो सकती है, प्रिमिटिव हो सकती है। दूसरी बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, बीसीसी। और तीसरी एफसीसी हो सकती है। 3 तरह की यूनिट सेल्स हो सकती है। प्रिमिटिव हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या फिर फेस सेंटर्ड हो सकता है। एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है? ध्यान रखना इस सिचुएशन में A is equal to B और B is equal to C, यानी A, B, C तीनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल्स में क्या होता है? देखो एंगल्स में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ध्यान रहे इस बात का कि क्यूबिक लैटिस के अंदर 3 तरह की यूनिट सेल्स मिल सकती हैं। एक प्रिमिटिव हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, फेस सेंटर्ड हो सकती है। एक्सियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो A इक्वल टू B इक्वल टू C हो सकता है। एंगल्स की बात करें तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इसके? तो ध्यान रखना इसके लिए NaCl के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। KCl हो सकता है, KCl के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। जिंक सल्फाइड जिसको हम लोग जिंक ब्लैंड भी कहते हैं, ये जिंक ब्लैंड भी इस तरह का हो सकता है। इसके साथ साथ सिल्वर के अंदर इस तरह से मिल सकता है अरेंजमेंट, और कॉपर के अंदर भी इस तरह का अरेंजमेंट मिल सकता है। कॉपर के अंदर तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर इस तरह का लैटिस स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरा जो है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल ज्योमेट्री कब अचीव होगी और कौन कौन से यूनिट सेल पाए जाएंगे? तो देखो इसके अंदर केवल 2 ही तरह की यूनिट सेल्स पाए जा सकते हैं टेट्रागोनल में। एक तो प्रिमिटिव हो सकता है, यानी सिंपल यूनिट सेल हो सकती है। इसके साथ साथ बीसीसी यानी बॉडी सेंटर, केवल 2 ही तरह की यूनिट सेल्स में पाई जाएगी। इसमें क्या कंडीशन होती है कि A is equal to B but not equal to C। A equal to B होता है लेकिन C इक्वल नहीं होता है। लेकिन तीनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अल्फा बीटा और गामा ये सभी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो स्टेनस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, इन सब के अंदर इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। तीसरा जो सिस्टम मिलता है, जो क्रिस्टल सिस्टम है तीसरा, वो है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों प्रकार की यूनिट सेल्स
भी हो सकता है, FCC भी हो सकता है, और इसके साथ साथ इंड सेंटर्ड यानी ECC भी हो सकता है। चारों प्रकार की यूनिट सेल्स इसमें पाई जा सकती हैं। अब अगर चारों प्रकार की पाई जा रही हैं तो एक्सियल डिस्टेंस कैसा हो सकता है? A is not equal to B is not equal to C। A, B, C तीनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री ये होगा। अल्फा, बीटा और गामा इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री के होंगे। अगर ये सिचुएशन आती है तो ये क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है ये? तो रोम्बिक सल्फर में, रोम्बिक सल्फर के अंदर ये पाया जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट में पाया जाता है, लेड कार्बोनेट में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है। अगला जो हम लोग देखेंगे वो है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? इसमें केवल दो तरह की यूनिट सेल्स मिलती हैं, एक तो प्रिमिटिव मिलेगी, दूसरी इंड सेंटर्ड मिलती है। प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड। एक्सियल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? A is not equal to B is not equal to C। एंगल में क्या होता है? एंगल में अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ध्यान रखना यहाँ पे कि अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ये होता है मोनोक्लिनिक के अंदर। किसमें मिलेगा? मोनोक्लिनिक सल्फर में। मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर ये इस टाइप का जो यूनिट्स जो क्रिस्टल सिस्टम है वो पाया जाता है। किसके अंदर? और लेड क्रोमेट PbCrO2, लेड क्रोमेट के अंदर भी ये क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 डेकाहाइड्रेटेड, इसके अंदर भी इस तरह का क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है मोनोक्लिनिक में। फिर हम लोग बात करें अगर अगला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा है, तो क्रिस्टल सिस्टम अगला जो है वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर केवल एक और एक ही यूनिट सेल पाई जाएगी और वो है प्रिमिटिव। केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पाई जाती है हेक्सागोनल में। A इक्वल टू B होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है। अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, लेकिन गामा जो होगा वो 120 डिग्री का होता है। और ये स्ट्रक्चर पाया किसमें जाता है? तो ग्रेफाइट में, जिंक ऑक्साइड में। ग्रेफाइट के अंदर ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। जिंक ऑक्साइड में, कैडमियम सल्फाइड में, इन सब के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। छठवां जो है वो है छठवां क्या चीज है? रोम्बोहाइड्रल। इसमें भी केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है। A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, लेकिन अल्फा जो होगा दैट इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू कितना? गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई और एंगल होंगे, तीनों बराबर तो होंगे, लेकिन इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये किसमें मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। और किसमें मिलेगा? मरकरी सल्फाइड में। और किसमें मिलता है? स्टैनस में, एंटीमनी में पाया जाता है। तो ये अरेंजमेंट जो रोम्बोहाइड्रल अरेंजमेंट होता है, जिसमें केवल एक और एक ही प्रकार की यूनिट सेल बनती है, और वो कौन सी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें A, B, C तीनों बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी तीनों बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बोहाइड्रल अरेंजमेंट।
अभी एक और बचा 7 वाला। 7 वाला जो होता है जिसको हम लोग ट्राइक्लिनिक कहते हैं। ट्राइक्लिनिक के अंदर भी केवल और केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाएगी और इनका एक्सियल अरेंजमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। A is not equal to B is not equal to C, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होगा ये। A और B और C तीनों इक्वल नहीं होते हैं। और क्या नहीं होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होंगे, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशंस यहाँ पे होती है कि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे और 90 डिग्री भी नहीं होंगे। तो डिफरेंट एंगल्स होंगे तीनों के। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं? तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो ट्राइक्लिनिक अरेंजमेंट दिखाई देते हैं, शो करते हैं। अब जानने की जो मेन बात है वो क्या है कि इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक वाला सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। क्यूबिक वाला जो है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है और ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने होंगे। क्या चीज कि क्यूबिक 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो क्यूबिक है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है और ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हम लोगों को देखनी है कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमें 14 टाइप्स के लैटिसेस मिलते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 टाइप्स के लैटिसेस मिलते हैं। कैसे गिन लेते हैं? देखो 1 2 3 हो गए क्यूबिक में। 3 2 कितना 5 और 4 कितना 9 2 कितना 11 12 13 और 14। ये 14 टाइप्स के लैटिसेस पाए जाते हैं। इसी को हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिस। ये ब्रेविस लैटिस जो है वो 14 टाइप्स के होते हैं जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, बट फ्रॉम दीस 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड, दैट इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए और इन चीजों को आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। अब आज इस लेक्चर का जो सबसे आखिरी चीज है वो हम लोग जान लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो यूनिट सेल्स के अंदर एटम्स या पॉइंट्स लगे होते हैं उन पॉइंट्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, उनके एज डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, उनके रेडियस को कैसे कैलकुलेट करें, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे नियरेस्ट नाइबर्स ऑफ पॉइंट्स। नियरेस्ट नाइबर्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये जो अंतिम चीज है। अब इतने को यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि फिर आगे चलने के लिए हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं और वो है क्या चीज? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बस और कुछ नहीं, बस फटाफट देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में केवल और केवल पॉइंट्स कहां लगे होते हैं? कॉर्नर्स पे, केवल कॉर्नर्स पे। और कितने कॉर्नर है? 8। तो 8 कॉर्नर्स पे जो पॉइंट्स लगा होता है वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है एक पॉइंट्स पे। तो एट कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8। अब अगर बॉडी में हो तो बॉडी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1। अगर फेस पे हो तो फेस पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2।
को याद रखना है। तो प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल में 8 होते हैं पॉइंट्स और एक जो होता है 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल कितना बचा 1 एटम। ध्यान रहे इस बात का कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में या सिंपल यूनिट सेल में केवल एक एटम होता है, केवल एक एटम। अब आइए देखते हैं बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, देखो ध्यान से कि 8 जो होंगे वो एट द कॉर्नर और 1 जो होगा वो किसमें, इन द बॉडी। आपको पता है बॉडी में जो होगा वो कंप्लीट अपने आप से कंट्रीब्यूट करेगा। तो अभी 8 कहां है, 8 कॉर्नर्स पर, यानी 8 इंटू कितना 1/8 प्लस 1 कहां है, बॉडी में। तो क्या ये 1 + 1 इक्वल टू कितने हो गए 2। तो बीसीसी अरेंजमेंट में एक यूनिट सेल में केवल 2 एटम होते हैं। बीसीसी अरेंजमेंट में एक यूनिट सेल में कितने, केवल 2 यूनिट होंगे, 2 एटम होंगे। अभी हम लोग फेस सेंटर्ड की बात करें। फेस सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, देखो 8 होंगे एट द कॉर्नर होगा और 1 एट द ईच फेस। बात समझ आ रही है। तो कितने फेस हैं टोटल, 6 × 1 इक्वल टू कितने 6 फेसेस, 6 एटम्स हो जाएंगे। अब जो कॉर्नर्स पे हैं वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, जो फेस पर है वो 1/2 और है कितने 6, 1/2 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए 4। फेस सेंटर्ड में 4 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो फेस सेंटर्ड पर कितने एटम कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 एटम। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इतनी चीजें आपको नोट कर लीजिए, प्रिपेयर करिए इतनी चीजों को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर और निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नाइबर्स पॉइंट्स। जो नियरेस्ट नाइबर्स पॉइंट्स हैं उनके एज लेंथ में, उनके रेडियस में क्या रिलेशन होता है, इसकी बात करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में कि किसी भी सॉलिड के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में